हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में चार्ल्स लॉ के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है। देखिए, इट रिलेट वॉल्यूम ऑफ अ गैस विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो गैस का वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट करते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। फॉर ईच डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ चेंजेस बाय द फ्रैक्शन वन अपॉन 273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि प्रत्येक डिग्री जो चेंजेस होगा 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जितना चेंज होगा, गैस की जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम ऑफ चेंज फ्रैक्शन जो होगा वो 1/273 इतना वेरी करेगा, यानी कि इतना या तो वो राइज होगा या फॉल होगा। यदि मान लीजिए हम क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, यानी कि प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। P इक्वल टू हमारा क्या होगा, K होगा। ठीक, यानी कि कांस्टेंट है प्रेशर। उस कंडीशन में जो गिवन गैस यानी जो गिवन मास ऑफ गैस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, कितना 1/273। उसका जो फ्रैक्शन होगा वो इतना घटेगा या बढ़ेगा कब, जब हम वॉल्यूम को यानी कि जो वॉल्यूम के साथ हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ईच डिग्री यानी कि प्रत्येक डिग्री जो हम उसका टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रेशर होगा क्या होगा, वो घटेगा और बढ़ेगा। तो इस तरीके से यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा गैस का वो बढ़ेगा कितना, ये देखिए 1/273। तो ये हमें मेन कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब इस तरीके से हम इसे ये भी समझ सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज केल्विन। यानी कि हम प्रेशर को यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा प्रेशर है P इक्वल टू हम के रखेंगे और इसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो फिक्स्ड मास का वॉल्यूम V इक्वल टू यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि यानी चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल है T के कांस्टेंट प्रेशर पे, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हम एक पॉट में मान लीजिए कोई हम रखें वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी गैस का आयतन है उसको रखें वो V नॉट है, मतलब इनिशियली यानी प्रारंभिक अवस्था में V नॉट है। जैसे ही हम उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए तो ये कितना बढ़ गया है, V नॉट अपॉन 273। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर वो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है ना इतना, यानी कि ये तो V नॉट जो है ये 1 के बराबर हम ले रहे हैं। तो ये जो 273 बढ़ता जा रहा है और फाइनल स्टेज मान लीजिए T°C पे जो फाइनल हमारा होगा वहाँ पे हम VT यानी कि जो यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हम जोड़ते जा रहे हैं ठीक, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम टेम्परेचर को 273 केल्विन जो भी डिग्री सेल्सियस में बढ़ा दिए, वहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए 1 है तो 1 वॉल्यूम मान लीजिए 1 है 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 इंटू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 273 कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर से फाइनल स्टेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, VT इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू T लिख सकते हैं, ये फाइनल स्टेज वाला लेकर के। ठीक, इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, V नॉट यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस T अपान, ये देखिए यहाँ पे मल्टी हो जाएगा तो यहाँ पे V नॉट T होगा, तो यानी कि V नॉट हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो T अपान 273 हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, VT इक्वल टू V नॉट 273 प्लस T, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 273 प्लस T अपान 273 हो जाएगा इक्वल टू V नॉट इक्वल टू, इसको जो ये हमारा पॉइंट जो होगा इसको हम पूरे को कैपिटल T इंटू स्मॉल t लिख सकते हैं। ठीक, कैपिटल T ये जो हमारा टेम्परेचर है इसको लिख सकते हैं, और ये जो हमारा इनिशियल यानी कि सॉरी यहाँ पे जो हमारा फाइनल वाला है तो इसको फाइनल मतलब जितना हम बढ़ा रहे हैं, जितना इसमें राइज और फॉल कर रहा है तो वो हमारा T नॉट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट इंटू T अपान T नॉट, तो VT अपान T इक्वल टू V नॉट अपान T नॉट हम लिख सकते हैं। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस तरीके से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि V1 यानी कि देखिए ये जो हमारा T है ना, इसको हम V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा देखिए यहाँ पे पहला वाला जो वॉल्यूम है
ये किसके बराबर होता है, टेम्परेचर के। यानी कि अगर ये जाएगा तो V1, देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, T होता है, V इक्वल टू T होता है। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला निकल करके आ जाता है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V/T इक्वल टू क्या हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आता है। तो दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम V इक्वल टू T लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V1/T1 हो गया, फिर इक्वल टू V2/T2 था। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा इनटू कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट मतलब यहाँ पे हम K से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V जो है वॉल्यूम जो होता है T के यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, चार्ल्स लॉ में। अब देखिए यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू 1/d भी होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी होता है। अब यहाँ से हम V1/T1 इक्वल टू V2/T2 फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो V1 है 1/d, यानी कि 1/d1 हम लिख सकते हैं। फिर ये जो T1 है इसको हम सेम ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल टू 1/d2 इंटू T2 लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा, D1, यानी कि D1 इंटू T1 इक्वल टू D2 इंटू T2 इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट। तो ये भी हमें एक फार्मूला मिल जाएगा चार्ल्स लॉ के बेस पे। और आगे देखते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं। ये जो हो जाता है, हैज चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी ऑफ अ गिवन गैस मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट द गैस। तो इसका मतलब क्या है, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जो गैस है, जो मास ऑफ गैस है, यानी कि गैस का जो द्रव्यमान का वॉल्यूम है, आयतन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक, तो V इक्वल टू K इंटू T लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिव एबव इक्वेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि मैथमेटिकल टर्म में। तो यहाँ पे del V/del T लिख लेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हम P जो कांस्टेंट रहता है उसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू K del T ये के बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब फिर इसको P एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हम कर रहे हैं, प्लस T, अब T के बेस पे कर रहे हैं, T del K/del T इंटू यहाँ पे P रहेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि del T/del T है और ये del K/del T है, यानी कि डायरेक्ट इसका उल्टा है तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये del V/del T फिर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू K हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 1 की वैल्यू का, तो ये K ही होगा। तो del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम K लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए सिमिलरली इसी तरीके से और क्या हम लिख सकते हैं, del T/del V, जस्ट इसका उल्टा करके फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू K लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हैं कि हमें कौन सा ग्राफ किस तरीके से चार्ल्स लॉ के बेस पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हमें प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। इसका जो स्लोप हमें प्राप्त होगा, स्लोप इक्वल टू K, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, तो स्लोप जो इसका इधर जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से हम अभी आपको पीछे वाली वीडियो में बताए थे जो बायस लॉ के बेस पे कि किस तरीके से इसका कंपेरिजन करके ये सब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इसको एज इट इज रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, इसके बेस पे हम प्रेशर को देखते हैं। क्योंकि प्रेशर जो हमारा यहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर जैसे वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 था। यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 है। और जैसे जैसे हम मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इस तरीके से हम जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे V/T और T के बीच में हम ग्राफ देखते हैं तो ये हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसके बेस पे हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। और सेम ऐसे ही P यानी कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 होता है V/T इंटू T के सापेक्ष यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो। अब इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V/T इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट है। ये देखिए कांस्टेंट है ना,
यहाँ पे ये इसी के साथ साथ ही वेरी करेगा, यानी कि कांस्टेंट है, फिक्स है। तो वी बाई टी इक्वल टू के लिख सकते हैं हम। अब एल एन वी माइनस एल एन टी, इसको हम एल एन का जो हमारा फार्मूला होता है लॉगरिथमिक का, उसमें पढ़े हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन वी माइनस एल एन टी इक्वल टू के। अब हम एल एन वी इक्वल टू एल एन टी प्लस के भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एल एन टी प्लस के। अब इसके बेस पे हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला हमें ग्राफ जो प्राप्त होता है एल एन वी और एल एन टी के बीच में, इसमें स्लोप टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में इसकी वैल्यू है तो 1। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है एल एन वी और एल एन टी के बेस पे। क्यों, टेन थीटा जो 45 डिग्री से बनाता है एंगल, उसमें 45 का मान 1 होता है इस बेस पे। अब एक चीज़ इसमें ये होता है दोस्तों कि इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको हम आइसोबार, यानी कि सच प्लॉट इज कॉल्ड आइसोबार बोल सकते हैं। और द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ये लीनियर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर के बेस पे होता है। ये जो हमें पीछे वाला ग्राफ हमें फाइंड आउट, देखिए ये जो हमें इसके बेस पे ये जो हम ग्राफ बनाए हैं, यहाँ पे ये वी नॉट अपान 273 हम लिख सकते हैं अपान 1 डिग्री सेल्सियस पे हम इस ग्राफ को फाइंड आउट किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा गैस लूसास लॉ होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।